गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजनीति शास्त्र +2 क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारी नियमित पढ़ाई जो है वो चल रही है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ अध्ययन सामग्री भेजी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको समझने का प्रयास किया होगा और समझने के उपरांत आपने उसे अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं वीडियो के माध्यम से जो भी आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर से संबंधित जो भी अध्ययन सामग्री भेजी है, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हमारे पहले चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें सबसे पहली बात ये आती है कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली, इसका मतलब ये है कि किसी देश में ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद भी बार बार एक ही दल की सरकार बनती है, और जब ऐसा होता है तो उस प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली कहा जाता है। जैसा कि हमारे देश में आज़ादी से लेकर 1967 तक केंद्र में केवल कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। अब जो चीज़ मैंने आपको लिखवाई है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली से हमारा अभिप्राय ऐसी प्रणाली से है जिसमें अन्य दलों के अस्तित्व के बावजूद भी केवल एक ही दल का प्रभुत्व होता है। मतलब कि ज़्यादा पार्टियां हैं परंतु बार बार केवल एक ही पार्टी चुनाव जीतती है, सत्ता प्राप्त करती है और बार बार जनता उसी को वोट देती है और उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो इस प्रणाली को कहा जाता है एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली। दूसरी बात कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इस अगर प्रश्न को आपने समझना है तो मुख्यतः 4 या 5 बातें अपने दिमाग में याद रखें। लोगों का समूह, विचारधारा, संगठन, संवैधानिक साधनों में विश्वास और राष्ट्रीय हित। मतलब ये जो 5 बातें हैं, इसके आधार पर ही आप बता सकते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। जैसे मैंने भी आपको 5 बातें बताई, अब इसको किस ढंग से लिखा जा सकता है कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय लोगों के ऐसे समूह से है, लोग आगे जो समान विचारधारा, मतलब विचारधारा का पॉइंट के कारण संगठित है, जो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। संवैधानिक साधनों में विश्वास का मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया में उन्हें पूर्ण विश्वास है। मतलब चुनावों के माध्यम से, कि वोट के माध्यम से वो सत्ता प्राप्त करते हैं, और जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो उस सत्ता को देश के हित में चलाने का प्रयास करते हैं। तो जो दल ऐसा करता है, जो दल ऐसा करेगा, उस दल को राजनीतिक दल कहा जाएगा। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय लोगों के ऐसे समूह से है जो समान विचारधारा के कारण संगठित है, जो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं और सत्ता प्राप्त करने के बाद उसे राष्ट्रीय हित में संचालित करते हैं। उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न आपको जो मैंने करवाए हैं आप समझ गए होंगे। अब तीसरी बात कि पहले आम चुनाव, आपको पता है आज़ादी के बाद 1951 और 52, अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच पहले भारत के आम चुनाव हुए थे, और इन चुनावों को करवाने का श्रेय
उसमें के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न ये है कि पहले आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय दल थे और कितने क्षेत्रीय दल थे। तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं। कि राष्ट्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो सिद्धांतों पर आधारित हो, जिनका अस्तित्व पूरे देश में हो, जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर ना बने हो, और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ एक शर्तें रखी हुई हैं कि उन्हें कितने वोट मिलने चाहिए और कितने स्थान प्राप्त होने चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको अगले चैप्टर्स में डिस्कस करता करूँगा। फिलहाल आपने अभी इसमें यही याद रखना है कि जो पहले आम चुनाव हुए थे उन चुनावों में कितने राष्ट्रीय दल थे और कितने क्षेत्रीय दल थे। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुए थे। मतलब 5 महीने लगे थे पहले आम चुनाव को कराने के लिए। तो इन आम चुनावों में 14 राष्ट्रीय दल थे और 39 क्षेत्रीय दल थे। क्षेत्रीय दल होते हैं जैसे जिनका अस्तित्व किसी क्षेत्र तक होता है, जैसे पंजाब का अकाली दल है, या आंध्र प्रदेश का टीडीपी है, या तमिलनाडु का डीएमके है। ऐसे ऐसे दलों को क्षेत्रीय दल कहा जाता है। अब चौथी बात कि प्रथम आम चुनाव के समय प्रथम आम चुनाव के समय कौन कौन से प्रमुख विपक्षी दल थे। तो आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहले आम चुनाव हुए थे उसमें अनेक राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे मेन पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी के अलावा और कौन कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने इन चुनावों में भाग लिया था। तो वो नाम है मैंने नाम आपको लिखवा दिए गए हैं। साम्यवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, डीएमके, स्वतंत्र पार्टी और झारखंड पार्टी। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। भारतीय साम्यवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, डीएमके, झारखंड पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ इत्यादि कुछ एक पार्टियां थी जिन्होंने पहले आम चुनावों में भाग लिया था। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के अलावा और पार्टियां थी जिन्हें विपक्षी पार्टियां कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि अगला प्रश्न था कि किन 4 राज्यों में 1952 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में असफल रही थी। मतलब कि पूर्ण बहुमत तो साधारण बहुमत तो मिल गया था, पर पूर्ण बहुमत होता है 2/3 मत। मतलब 100 सीटें हैं तो 100 में से कम 66 या 67 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाके सरकार बनती है। पर जो पहले आम चुनाव हुए थे उन आम चुनावों में किन राज्यों में कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो सबसे पहला है इसमें पेप्सू, जिसको पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास जैसे आपका हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिलहाल आपने ये 4 याद रखने हैं। पेप्सू पंजाब, त्रावणकोर कोचीन मद्रास का हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में असफल रही थी। अब एक क्वेश्चन और कि कांग्रेस को छाता संगठन किसने कहा था। तो कांग्रेस को छाता संगठन कहा था पामर ने।
प्यारे बच्चों, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि कांग्रेस को छाता संगठन क्यों कहा गया था। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। आजादी की लड़ाई इसी दल में के नेतृत्व में लड़ी गई थी। जितने भी आंदोलन चले थे वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चले थे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी छतरी की तरह थी, एक ऐसे छाते की तरह थी कि जिसमें सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों और वर्गों के लोग रहते थे। कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलती थी, सभी की समस्याओं को सुनती थी, सुलझाने का प्रयास करती थी, तालमेल बनाए रखती थी, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती थी। और आज भारत को जो आज़ादी प्राप्त हुई है, या आज भारत में जो लोकतंत्र जीवित है, वो सब किसकी देन है? कांग्रेस की ही देन है। तो इसलिए पामर ने जो है वो कांग्रेस को जो है वो क्या संज्ञा दी है? छाता संगठन। जैसे हम सर्दी गर्मी में जब भी आती है तो हम छाता लेके चलते हैं, क्योंकि उससे बचने के लिए, कष्ट से बचने के लिए। तो कांग्रेस भी एक छाते की तरह थी जो कि अपने सभी लोगों को साथ लेकर चलती थी। तो इस कारण कांग्रेस को एक छाता संगठन कहा गया है। उम्मीद करता हूं कि आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।